नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री कर ली है। अचानक बंगाल दौरे पर आए ओवैसी ने हुगली में मौलाना अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। यह मुलाकात पश्चिम बंगाल का सियासी भविष्य तय कर सकती है, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी मुस्लिम समुदाय में मजबूत पकड़ रखते हैं पश्चिम बंगाल में। इसीलिए यह मुलाकात इस साल होने जा रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की हवा का रुख मोड़ सकती है। सवाल यह है कि बंगाल की पॉलिटिक्स में ओवैसी की एंट्री से क्या मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा होगा? इस बंटवारे के कारण क्या ममता बनर्जी के लिए बंगाल की सत्ता में हैट्रिक लगाना मुश्किल होगा? और क्या बंगाल चुनाव में ओवैसी के दांव से बीजेपी का रास्ता और ज्यादा आसान होगा? आज हम इसी टॉपिक पर डिबेट करेंगे और अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ओवैसी बंगाल में रियल प्लेयर साबित होंगे या सिर्फ वोट कटवा रह जाएंगे, जो आरोप उन पर बार बार तमाम विपक्षी पार्टियां लगाती हैं। लेकिन अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी सिद्दीकी, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन आपको सुनवाते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा आज पश्चिम बंगाल दौरे पर। चुनाव में आप लगातार ये कह रहे हैं बीजेपी को कोई भी ऐसा जगह नहीं देना चाहिए कि वो सत्ता पलट दे या तो सत्ता में आ जाए। ममता बनर्जी को आप देंगे नौथा गठबंधन में आने के लिए? मैंने आप सभी कहा है कि हम अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ खड़े हैं और वो जो फैसला लेंगे हम उसके साथ रहेंगे। नहीं, ये मीम का फैसला होना है ना? मीम का ही फैसला बोल रहा हूँ आपको। तो अब्बास सिद्दीकी क्या स्टेट प्रेसिडेंट होंगे? अब्बास सिद्दीकी साहब जो डिसीजन लेंगे आपको बताएंगे, वो हम उनके साथ ठहरेंगे। ममता बनर्जी को आप डायरेक्टली कुछ कहना नहीं चाहती है? किस मैं ममता बनर्जी को आप? मैं क्या बोल सकता हूँ उनके बारे में? वो उनकी पार्टी से लोग भाग रहे हैं बीजेपी में, एक के बाद एक 18 MP बीजेपी के जीत गए, तो उनको ही कहना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वोट बैंक है, एक बड़ा मुसलमान वोट बैंक है। अगर उसमें अलग अलग हो जाते AIM और तृणमूल कांग्रेस, फिर अब्बास सिद्दीकी, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। देखिए, क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुसलमान वोट डालते? क्या बैकवर्ड क्लास नहीं डालते, दलित नहीं डालते, ट्राइबल नहीं डालते, अपर कास्ट ब्राह्मण वोट नहीं डालते क्या? तो ये सिर्फ जाकर सिर्फ मुस्लिम वोट पर ही क्यों बात होती है, ये सोचना चाहिए। थैंक यू सर। तो ओवैसी को आपने सुना, लेकिन ओवैसी के साथ पर मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने क्या कहा वो भी सुनिए। तो मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने भी कहा है कि वो गौर करेंगे, इस पर विचार करेंगे। मंथन के बाद ओवैसी साहब से गठबंधन पर फैसला होगा, ये कहना है अब्बास सिद्दीकी का। यानी सोच विचार कर फैसला करेंगे अब्बास सिद्दीकी। वहीं मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने साफ कहा है कि ममता बनर्जी के लिए भी उनके पास खुला ऑफर है, वो सीधे उनके पास भी आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में मीम आपको सामने लड़के पश्चिम बंगाल में लड़ाई लड़ेगी चुनाव के लिए। बात दरअसल साहब ने आज के जो खोल के बता दिया, जे अब्बास साहब के पीछे हम रहेंगे। हम लोग जो फंड बना रहे हैं उस फंड में साहब भी रहेंगे। उसका जो इरादा है उसने बोल दिया। हमारा जो टेबल है अभी बातचीत चल रहा है, बातचीत करके हम लोग बोलेंगे। पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी पर क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। ये कहा जा रहा था कि आप लोग ममता बनर्जी को भी न्योता दे सकते हैं कि आपके साथ गठबंधन करें, बीजेपी के खिलाफ लड़ें। हाँ, हम तो बहुत दिन से बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा तो अभी CM है ना, तो उसको भी बोल रहे हैं बहुत दिन से, जाइए हम एक साथ गठबंधन करके ऑनेस्ट टू ऑन चुनाव लड़ें। बोल रहे हैं, आना ना आना उसका मर्जी है, मगर हमारे तरफ से दरवाज़ा खुला हुआ है। और हमारे साथ आज के दिन का सबसे बड़ा चेहरा मौलाना अब्बास सिद्दीकी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे सीधे 1 to 1। लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। अजमल खान साहब मौजूद हैं, हमारे साथ प्रवक्ता हैं AIMIM के। हमारे साथ भारती घोष मौजूद हैं, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी पश्चिम बंगाल। अर्पिता घोष हमारे साथ मौजूद हैं, TMC की सांसद हैं। अर्पिता चैटर्जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और तिलंजान जी हमारे साथ मौजूद हैं, CPI के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन हमारे साथ मौलाना अब्बास सिद्दीकी मौजूद हैं, कुछ समय के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो सीधे पहले उन्हीं से बात करते हैं। मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब, आपकी सामने खुला ऑफर रख दिया है
AIMIM ने खुद पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपके दरवाजे ममता बनर्जी के लिए भी खुले हैं। ममता बनर्जी पर तो आप लगातार हमले करते रहे हैं, फिर उनके लिए भी क्यों खुले हैं आपके दरवाजे अभी भी? देखिए, हमारा कहना यह था कि हम लोग चाह रहे हैं बंगाल में एक बड़ा महागठबंधन बना के एक साथ लड़ने के लिए बोल रहे थे। अभी जो लोग कह रहे थे बीजेपी आ जाएंगे, तो हम तो बीजेपी को रुकने के लिए बोल रहे हैं, महाजोट हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ऐसी साहब भी कह दिया है, उनका जो फैसला था कि हम जोट में रहेंगे, फ्रंट में रहेंगे। इसी सिलसिला से हम लोग कहने लगे अगर ममता जी ने आना चाहे तो दरवाज़ा खुला है, तो हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ तो आप लगातार रैलियां करते रहे हैं, आप ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया है मुस्लिम समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए, जिन पर आप लगातार इतनी रैलियां कर कर हमला बोलते रहे हैं, जिनकी सरकार ने 10 साल तक आपके मुताबिक कोई काम नहीं किया है, उनके लिए आपका दरवाजा क्यों खुला है? सिर्फ बीजेपी को बाहर रखने के लिए? देखिए, बात दरअसल ये है जो ममता की सरकार में जो कुछ लोग ऐसा है जो लोग घोटाला किया है, दुर्नीति किया है, अगर उस दुर्नीति को छोड़ के अगर आ सकते हैं तो दरवाज़ा खुला है, इसीलिए बोल रहे हैं। दूसरा बात है, अभी हमारे सामने जो बीजेपी है, बीजेपी को रुकने के लिए हम लोग एक साथ जोट बनने के लिए बोल रहे थे। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी के साथ क्या सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी? क्योंकि आप जितनी सीटें चाहते हैं वो टीएमसी आपको देने के लिए राजी नहीं है। अगर उतनी सीटें देने के लिए राजी होंगे तो फिर बातचीत हो पाएगी क्या? तब सोचा, और कुछ शर्त है ना, हमारा कुछ एजेंडा है, उस एजेंडा को भी मानना होगा। तो खुलेआम हमारा दरवाज़ा खुला है, अगर बैठना चाहिए बैठ के, तो जो हमारा एजेंडा है, सीट है, अभी तो हम एक फंड में आ गए, तब 44 जो सीट मांगे थे वो हम अकेले के लिए बोल रहे थे। अभी हमारे साथ दलित है, आदिवासी भी हैं और बहुत सारे पार्टी भी हैं, सब एक साथ हम लोग एक फ़ंड भी बना रहे हैं। उस फंड से तो अभी 44 नहीं है, अभी ज़्यादा बढ़ गया सीट। और जितना हम लोगों का एजेंडा है उस एजेंडा को भी मानना चाहिए। ठीक है, मतलब और ज्यादा, पहले आप 44 मांग रहे थे, लेकिन अब और ज्यादा सीटें ममता बनर्जी को देनी होंगी अगर वो आपको अपने साथ शामिल करना चाहती हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप ममता बनर्जी के भी साथ जाने के लिए तैयार हैं, एक महाजोत बना सकते हैं बीजेपी को बाहर रखने के लिए। लेकिन अगर आप अलग पार्टी बनाएंगे, जिसको के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वैसे भी वहां पर पहुंचे हैं, अगर वो गठबंधन आप बनाएंगे जिसमें ममता बनर्जी भी मैदान में हो, आप भी मैदान में हो और बीजेपी भी मैदान में हो, तब तो बीजेपी को ही फायदा होगा। तो आप तो बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी को बाहर रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे तो बीजेपी को फायदा होगा, आप और ओवैसी अगर मिल जाएंगे तो। देखिए, हमारा मानना सोचना ये है जो ममता बनर्जी अकेले बीजेपी को रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सके, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें से 18 सीट बीजेपी को मिल गए, इसीलिए साबित हुआ ममता ने बीजेपी को रोकने के लिए नाकाम हुआ। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं अगर नहीं भी आए तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव से हम लोग चाह रहे हैं इंशाल्लाह बीजेपी को कुछ नुकसान होगा हमारा मैदान में नापने से, इसमें फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि हमारे साथ हार मजहब हार। जी बताइए बताइए, कौन कौन है आपके साथ? हाँ, हमारे साथ हर मजहब के आदमी लोग हैं, हर धर्म के आदमी लोग हैं, इसीलिए शायद हमारा जो गठबंधन हो रहे हैं इससे हम लोगों का फ़ायदा है। अगर ममता जी ने चाहते हैं जो हमारा नुकसान है तो आ जाइए, और नहीं चाहे तो वो अपने बारे में अपने साइड में लड़े, जो गणतंत्र अधिकार है, हम अपना सोचेंगे किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है। क्या ममता बनर्जी के साथ अगर आपका कुछ गठबंधन नहीं होता है, जो कि अभी लग रहा है कि नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, जितनी आप सीटें मांग रहे हैं वो नहीं होगा, तो आप क्या आखिरकार वोट कटवा ही साबित होंगे? देखिए, ये बात तो गलत है, इसमें बहुत सारे दल प्रार्थी दे रहे हैं, किसी को वोट कटवा नहीं बोल रहे हैं। जब अगर कोई हमारे मुसलमान जैसी नाम अगर सामने आ जाए तब बोल रहे हैं वोट कटवा। ये तो ये सरासर एक आदमी एक धर्म पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये तो संविधान के बेखिलाफ़ है। दूसरा बात है, जो लोग कह रहे हैं बीजेपी आ जाएंगे हम उतारने से, इनमें से 99% लोग तो ममता का है, टीएमसी लोग कह रहे हैं।
इसीलिए बोल रहे हैं अगर तुम चाहते हो बीजेपी को रुकना चाहिए तो आ जाओ। अच्छा, तुम ओवैसी नहीं के आ रहे हो, साथ फिर भी आपका बोल रहे हो गठबंधन बीजेपी को रुकना हो रहा है। ये है, जो नाटक, ओवैसी के साथ आपका गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं हर हाल में, लेकिन आप कह रहे हैं कि विचार करना है, तो क्या है अभी स्थिति? बात दरअसल है हमारा एक टेबल है, टेबल में बात होगा। देखिए हम चाह रहे हैं जितना भी पार्टी है जिसको हमारे देश ने पार्टी बनाने का अधिकार दिया है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, वो किसी के साथ हो, किसी नाम से हो, सबके साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के सबके साथ। तो लिहाजा यहाँ जो हमारे ओवैसी साहब आए हैं, हमारा तो इंशाल्लाह एक साथ होना चाह रहे हैं, हम लोग सब एक साथ होंगे। बीजेपी के साथ क्यों नहीं? फिर भी बीजेपी के साथ क्यों नहीं? अगर वो लोगों के विकास की बात करेंगे, अगर वो पश्चिम बंगाल में वो सब कुछ जो अब तक नहीं हुआ उसको अगर वो करने का वादा करते हैं, आपके एजेंडे पर बात करते हैं, तो फिर बीजेपी के साथ क्यों नहीं? इसीलिए बीजेपी के साथ नहीं है। जो हमारा मानना है बीजेपी कुछ ऐसा काम किया है जिससे हमारा देश का बहुत नुकसान हुआ, जिसका गरीबी ज़्यादा हो गए और संविधान के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं, हमारे नज़रों में ऐसा आया है, इसीलिए हम बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। लेकिन अब्बास सिद्दीकी साहब, तोहा सिद्दीकी जो आपके चचा हैं, वो तो मुलाकात करते रहे हैं बीजेपी के नेताओं से। 2017 में उन्होंने मुलाकात की थी बीजेपी के नेताओं से। मुकुल रॉय से आपके फरफरा शरीफ में लगातार वो आते रहे हैं, मुलाकात करते रहे। अब वो बीजेपी में चले गए हैं, तो क्या अब मुलाकात नहीं होगी? देखिए सर, अपना अपना बात है, अपना अपना सोच है। मेरे चाचा का क्या राय है, क्या सोच है, वो चाचा का बात है। हम जो जानते हैं, जो अपना परिवार के बारे में हम कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, हमारा अपना राय है, क्योंकि हम पीर मानने वाला है हम, इसीलिए हमारा गुरु जो है, चाचा जो है, मेरे बाप जैसा अब्दुल्ला है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। फिर भी हम कह रहे हैं, मुकुल रहे तो पहले टीएमसी में था, जब टीएमसी आए थे तब टीएमसी कहने लगा कि हम गरीब के लिए, पिछड़े वालों के लिए कुछ काम करेंगे, इसीलिए विश्वास के साथ उनको लेके आए थे। अभी तो देख रहे हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मगर उनका जो कर्मी है, अभी जो टीएमसी को जिन लोगों ने जन्म दिया वो तो अभी दल में नहीं है। अभी जो वाम को जिन लोगों ने समाज में खराब कर दिया, वो लोग बीजेपी टीएमसी में आ गए। यही सबसे टीएमसी के लिए नुकसान फायदा है। लेकिन अब्बास सिद्दीकी साहब, क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि आप समर्थन देते रहे हैं, आपने टीएमसी को समर्थन दिया चुनाव में, उन्होंने चुनाव जीता, अब आपको लगता है कि टीएमसी आपके द्वारा समर्थन पाकर उनको जो वोट शेयर मिला है उसके बूते पर आप पार्टी बनाएं और अपनी सीटें जीतें, तो अब आपको लग रहा है कि आप क्यों टीएमसी को उसका फायदा पहुंचाएं, आप खुद उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? तो धार्मिक सीट पर बैठकर क्या आप राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? देखिए, हम धार्मिक हैं, मगर हम तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, तो भारतीय हूँ, हम बंगाली का रहने वाला हूँ ना। हमारा भी तो लड़ना जानना अधिकार है। हम देख रहे हैं पिछड़े वालों के लिए कोई काम नहीं कर रहे, इसीलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ काम करें। ठीक, ये हमारा अधिकार है, संविधान ने हमको, देश ने तो हमको अधिकार दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास सिद्दीकी साहब, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी बात करते रहेंगे, जानते रहेंगे कि क्या फैसला आपका आखिरकार होता है AIMIM को लेकर और टीएमसी क्या विचार करेगी उतनी सीटें देने के बारे में जितने की आप डिमांड कर रहे हैं, जितने की आप मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं। अजमल खान हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता हैं AIMIM के। अजमल खान साहब, आप तो पहुंच गए, ओवैसी साहब खुला ऑफर लेकर अब्बास सिद्दीकी साहब के पास, लेकिन वो अभी भी अपना दरवाजा खुले रखे हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए। देखिए, ये राजनीति है। ओवैसी साहब ने एक राजनीतिक पहल करी है और उसके साथ मौलाना अब्बास साहब के साथ बात करी है, राजनीतिक बात करी है। अब मौलाना साहब को ये अथराइज किया है कि वो जिससे भी चाहें बात करें। उन्होंने ये बात साफ कही ओवैसी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आगे की जो रणनीति होगी वो मौलाना साहब तय करेंगे। अब मौलाना साहब ने अगर ऑप्शन ओपन रखे तो मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं दिखता है। वो राजनीतिक बात है, अभी इलेक्शन में थोड़ा टाइम है, अब देखेंगे, लोगों से बातचीत होगी, किस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती है उसको देखा जाएगा राजनीतिक तौर पर। जी अतुल अंजान जी, ये जो राजनीतिक बात है जिसको कह रहे हैं AIMIM के प्रवक्ता भी, अब्बास सिद्दीकी साहब भी, ये किस तरह की राजनीति है कि जिनके खिलाफ सारे बयानबाजी हो रही है, जिनके खिलाफ कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया पश्चिम बंगाल के लिए, ममता बनर्जी के लिए, उन्हीं के रास्ते अभी भी खुले हुए, उनके लिए रास्ता खुला रखा है?
सुमेरा जी, बंगाल की राजनीति अभी बहुत करवट लेगी। अभी 6 महीने बाकी हैं चुनाव के, क्या क्या गुल नहीं खिलाए जाएंगे। और मैं अपनी समझ से बहुत साफ कहना चाहता हूँ, वो कोई भी धर्म के धर्मगुरु अपने को कहते हों और चाहे किसी धर्मगुरु के खलीफा अपने को बनते हों या किसी धर्म के सबसे बड़े महात्मा बनते हों, उन सब से मेरा कहना है कि देश ने धार्मिक उन्माद के नाम पर बहुत कुछ झेला है। इस देश के सबसे ज़्यादा विकास में जिसकी बात लोग कर रहे हैं, अगर कोई रोड़ा बना है और स्टम्बलिंग ब्लॉक बना है जिसने देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, वो धर्म आधारित राजनीति है और धार्मिक कट्टरतावाद है। और धर्म की बुनियाद पर जिस तरह के झगड़े झंझट किए गए हैं, उनसे बहुत ही विकास रुका है। और इन्हीं कारणों को लेकर के, इन्हीं सवालों को लेकर के आज़ादी की लड़ाई में हम सब लोगों ने एक नई धारा पैदा देखी, और वो देखी धारा जिसने भारत का बाद में विभाजन करा दिया। सुनते जाइए आप सुमेरा जी, सवाल ये नहीं है क्या आज उस तरीके में यही कुछ लोग हैं पूरे देश के अंदर हर सवाल को, अतुलन जान जी, चाहे मंदिर मस्जिद का सवाल हो, हर चीज पर चुनाव जहां हो वहां हिंदू मुसलमान, जहां चुनाव हो हिंदू मुसलमान, हर सवाल को हिंदू मुसलमान, वैक्सीन का सवाल हिंदू मुसलमान, सब चीज विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसको किसको हिस्सा मिलेगा, हिंदू मुसलमान का सवाल। अरे विकास होगा तो देश का विकास। ठीक है अतुलन जान जी, समाज के आर्थिक ढांचे में पड़े हुए आदमी को आगे बढ़ाना अहम सवाल आपने रखा है सर। ये बहुत अहम सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे समाज के सामने मुंह बाए खड़ा है हर समय कि कब तक धर्म को सामने रखा जाएगा हर मुद्दे के, और इससे कब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे, ये फरफरा शरीफ की आज बात हो रही है, अब्बास सिद्दीकी साहब की बात हो रही है, इनका समर्थन तो रहा है लेफ्ट को हमेशा से, सालों से, जब तक वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ गए। तो तब तक जब तक समर्थन मिल रहा था तब तक सही था कि जो धार्मिक सीट है वहां पर बैठकर वो राजनीतिक संरक्षण दे राजनीतिक दलों को। नहीं, धार्मिक सीट पर बैठ के कोई राजनीतिक विचार रख सकते हैं इधर है, लेकिन हमने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया है सुमेरा जी कि सरकार के खजाने से धर्म गुरुओं को तनख्वाह दी जाए। ये मांग हमने कभी स्वीकार नहीं की। पश्चिम बंगाल के 30-32 साल के राज में हमारी निगाह में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध सब समान धारा के लोग हैं, और हम सरकार में बैठ के एक धर्म के लोगों को सरकारी खजाने से तनख्वाह दें, इसके समर्थक हम कभी नहीं रहे हैं। और हम आपको कहें केरल में हमारी सरकार, मतलब वोट देने के लिए समर्थन था, लेकिन खजाने से आपने पैसे नहीं लुटाए। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टीएमसी की प्रतिनिधि भी मौजूद है, हमारे साथ बीजेपी की प्रतिनिधि भी मौजूद है, बात करेंगे। लेकिन हम कुछ आंकड़े बताते हैं, कुछ जानकारी देते हैं। बंगाल में एम फैक्टर दरअसल क्या है, मुस्लिम फैक्टर क्या है, और वो बिग वॉल से आइए बताते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत चर्चा है। क्या ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है या एक बहुत अहम फैक्टर है जिस पर बहुत कुछ निर्भर करता है पश्चिम बंगाल में? उनके लिए भी निर्भर करता है जो एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर और चाहते हैं कि बड़ा खाता खुल जाए, और उनके लिए भी बहुत अहम है ये एम फैक्टर जो अपनी सत्ता को बचा कर रखना चाहते हैं। ममता बनर्जी जो हैट्रिक लगाना चाहती हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं। कश्मीर और असम के बाद बंगाल में मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं। बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में मुस्लिम आबादी का दबदबा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में 50% तक मुस्लिम आबादी है। दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी मुसलमानों का खासा असर है, और विधानसभा की 294 सीटों में से करीब 110 पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। और इसी वजह से देखिए, हम बता रहे, देखिए किस तरह से दक्षिण 24 परगना में 35.6% वोटर हैं मुसलमान। इसके अलावा कूच बिहार में 25.54% मुस्लिम वोटर हैं। तो ये वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोटों की आबादी निर्णायक है। 294 में से 125 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है, और इसी वजह से अहम रोल है इन तमाम नेताओं का जो जा रहे हैं। वैसी अगर बात कर रहे हैं अब्बास सिद्दीकी से, या अब्बास सिद्दीकी जिन जिलों में, जिन जगहों पर अपना प्रभाव रखते हैं, और खासतौर पर पिछले काफी समय से वो लगातार रैलियां करते रहे हैं, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। कई जगहों पर जाकर उन्होंने लगभग 40 से 50 रैलियां अब तक की हैं, और इस वजह से माना जा रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई है अब्बास सिद्दीकी की। बंगाल में मुस्लिम आबादी में इजाफा किस तरह से हुआ है, ये भी बार बार इसकी भी चर्चा होती है। देखिए कि बंगाल में मुस्लिम आबादी में इजाफा किस तरह से हुआ है। देखिए, देश में 0.8% आबादी में इजाफा हुआ है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी में 1.9% इजाफा हुआ है। वहीं हिंदू आबादी में
-9% यानी 9% कम हुई है, लेकिन यहाँ बाकी देश की तुलना में मुस्लिम आबादी यहाँ पर 1.9% बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी तो उनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का दांव दरअसल क्या है, जिनसे अभी हमने कुछ समय पहले बात की, जिनके पास आज असदुद्दीन ओवैसी गए थे, क्यों वो इतनी अहमियत रखते हैं? हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को जोड़ो, ये लगातार वो कहते रहे हैं, ये उनकी रणनीति है। बंगाल में 27% से ज़्यादा क्योंकि मुस्लिम आबादी है और उसके साथ साथ आदिवासी जो आबादी है उसको भी उनके साथ जोड़ो और दलितों को भी जोड़ो, यानी इन तमाम लोगों को साथ में जोड़कर एक गठजोड़ बनाया जाए, एक महाजोत बनाया जाए, जिसकी वो बात कर रहे थे। जलसों में मुसलमानों को भड़काने वाले बयान देते रहे, यानी लगातार राजनीतिक बयानबाजी करते रहे अपने जलसों में। जलसे भी बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने किए हैं। सत्ता में नहीं आने पर हिंदुओं की ज्यादती का डर है, ये डर भी वो लगातार दिखाते रहे हैं। मुर्शिदाबाद में 66.8% मुस्लिम आबादी है और मालदा जिले में 51% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना में निर्णायक आबादी है मुसलमानों की, जो प्रभावित कर सकते हैं चुनाव के नतीजों को। तो देखिए, ये तमाम वो बातें हैं जो अब्बास सिद्दीकी कहते रहे हैं, वो तमाम सीटें, वो तमाम आंकड़े हमने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर एक अहम भूमिका है मुस्लिम वोटर की, और इस वजह से इसी वोट के आधार पर एक बड़ा वोट बैंक है जो ममता बनर्जी के साथ रहा है। अब ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले उनके सामने खड़े हो रहे हैं, ये कहकर कि या तो वो उनको उनके मन मुताबिक सीटें दें या फिर यहां पर बीजेपी का प्रभाव आ जाएगा। तो बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है। हमारे साथ अर्पिता घोष मौजूद हैं, टीएमसी सांसद हैं। अर्पिता, ममता बनर्जी के लिए तो राह बहुत मुश्किल क्या अब दिखाई दे रही है आपको? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें नहीं लगता है कि लोगों को इतना बुद्धू समझा जाए कि वो कुछ नहीं सोचे, कोई भी कुछ बोल देंगे तो वो कर लेंगे, क्योंकि लास्ट 10 साल से हमने यहाँ पे जितने डेवलपमेंट के काम किए हैं वो किसी एक कौम के लिए नहीं है, सभी के लिए। डेवलपमेंट की जो काम बंगाल में हुई है, आप अगर किसी को भी पूछ लीजिए तो देखिएगा कि लास्ट जो आगे जो सत्ता थी, कभी ऐसे इतना डेवलपमेंट नहीं हुई है, घर घर पे पहुंच गई है। तो लोगों को पता है कि कौन काम कर रहा है, इस पे वोट नहीं होती है। बंगाल में आप ये कोई कौम के हिसाब से या कोई इसका जो कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है, क्रिश्चियन है, इससे वोट नहीं होती है। अर्पिता जी, लेकिन आपने अभी अतुल अंजान जी को भी सुना, आपने अतुल अंजान जी को भी सुना डेवलपमेंट, और अब्बास सिद्दीकी को भी। वो ये कि अब्बास सिद्दीकी आरोप लगा रहे हैं कि आपने मुसलमानों का वोट लिया लेकिन आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। अतुल अंजान जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार को भी समर्थन हासिल था, लेकिन उन्होंने अपने सरकार के खजाने नहीं खोले थे किसी एक धर्म विशेष के मुफ्तियों को, बाकी तमाम लोगों को तनख्वाह देने के लिए, और ये आरोप आप पर बीजेपी भी लगाती रही है। तो जिनका आप तुष्टीकरण कर रहे थे वही अब आपके सामने खड़े हैं, चुनौती दे रहे हैं कि वो अलग अपनी एक पार्टी बना लेंगे। देखिए, ये जो बात तुष्टीकरण की आप बोल रहे हैं, हम इसका खिलाफ हैं, क्योंकि जो अब्बास सिद्दीकी साहब बोल रहे थे कि हमने मुस्लिम वोट मिला है हमको, वो विश्वास किए थे, हम काम नहीं किए। काम हम हर एक बंगाल के हर एक जनता के लिए किए हैं। ये आप गांव-गांव में जाइएगा तो लोग बोलेंगे कि ममता बनर्जी ने क्या काम किए हैं। ये कोई मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई या बुद्धिस्ट ऐसे काम नहीं होता है। और ये जो तुष्टीकरण की बात हो रही है, जो बाम बता रहे हैं, वो लोग क्या करते थे, ये बंगाल को किसी को पूछ लीजिए। 34 साल इन्होंने क्या किया बंगाल में, डेवलपमेंट वर्क क्या किए हैं, ये उनको पूछ लीजिए। अभी बीजेपी का जो मुद्दा है वो हमारे बारे में वो हर वक्त उनका आप देखिएगा कि पूरा भारतवर्ष में बीजेपी का राजनीति भी यही है कि एक हमारे किसी भी मतलब एक कौम के लिए आप बोलो दूसरे को, ये यही उनका एजेंडा है। मेरा बात ये है कि बंगाल में इस एजेंडा पे वोट नहीं होगी, इस पर वोट नहीं होगा, यानी मुसलमान, हिंदू, इन इस आधार पर, धर्म के आधार पर वोट पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, ये आपका कहना। भारती घोष हमारे साथ मौजूद है, बंगाल में वोट होगी, ठीक है, आगे चल के। भारती घोष हमारे साथ मौजूद है, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की। भारती घोष, क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये तो कह रही हैं अर्पिता घोष जी की आप विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे अगर चुनाव तो वो जीतेंगे। विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे या फिर जो अभी हम देख रहे हैं इसी तरह से आपका रास्ता आसान हो जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी आ जाएंगे, अब्बास सिद्दीकी आ जाएंगे, अलग पार्टी बना लेंगे, मुस्लिम वोट में बंटवारा हो जाएगा, ममता बनर्जी के लिए रास्ता मुश्किल और आपके लिए आसान।
सुमेरा जी, आपको नमस्कार। मैंने सुन रहा था सभी का बात। देखिए, एक दिन ममता बनर्जी ने बोला था, जो गाय दूध देता है उसका लात खाने के लिए हम तैयार हैं। ये जो मुद्दा, धर्म का मुद्दा, जो अब्बास जी आज बोला कि मजहब का मुद्दा में हम फाइट करते हैं, ये अब्बास जी का, असदुद्दीन ओवैसी का और टीएमसी का मुद्दा एक है। इन सभी का दिल से दिल मिला हुआ है। ये धर्म का मुद्दा पे ये इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान जो है बंगाल का, उसका तरफ टीएमसी देखता है एज अ वोट बैंक। हम मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझते, क्योंकि हम विकास का मुद्दा पे लड़ रहा है। अर्पिता जी ने क्या कहा, उन्नयन का मुद्दा पे टीएमसी लड़ रहा है। अगर लड़ रहा है तो 1960 में हमारा भारत का जीडीपी में बंगाल का कंट्रीब्यूशन था 40%। अभी बंगाल का कंट्रीब्यूशन 3% हो गया। काहे को? और 42 लाख पर्यायी श्रमिक बाहर चला गया, करोड़ों ने बेकार हो गया, एक भी इंडस्ट्री नहीं आए हमारा यहाँ पे। आम्फान में जितना दुर्नीति हुआ, वो दुर्नीति में ऐसा हो गया कि गांव का लोग, गांव का बात कर रहे थे ना अर्पिता जी, गांव का लोग टीएमसी को, नेता को पकड़ पकड़ के, कान पकड़ के उठबोस करा रहा है। और वो जो पैसा मार दिया गया, दुर्नीति किया। भारती जी, मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए। भारती जी, लेकिन मेरा सवाल, हम क्योंकि आज इस मुद्दे पर चर्चा करें, आपको मैं मौका दूंगी अर्पिता इनका जवाब देने के लिए, लेकिन भारती घोष जी, मेरा आपसे सवाल ये कि अगर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं अब्बास सिद्दीकी के पास, या अब्बास सिद्दीकी टीएमसी को समर्थन देते हैं, तो या टीएमसी अगर उनके लिए कुछ करती है तो ये तुष्टीकरण है, लेकिन बीजेपी के नेता फिर क्यों जाते हैं? 2017 की एक मीटिंग के बारे में मैं बता देती हूँ। अब्बास सिद्दीकी के ही चचा हैं तोहा सिद्दीकी, उनसे मिलने के लिए गए बीजेपी के दो नेता, बीजेपी के जो एक्टर नेता हैं जॉय बैनर्जी, और पार्टी के हुगली डिस्ट्रिक्ट के चीफ हैं भास्कर भट्टाचार्य जी, मुकुल रॉय जो पार्टी में आपकी अब शामिल हो गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो गए हैं, वो फरफरा शरीफ लगातार जाते रहे टीएमसी के लिए वोट मांगने के लिए। तो ये आप करें तो ठीक है, आपको अगर विकास पर या आप सबके लिए समान अगर बात करते हैं तो अपने राजनीतिक एजेंडे को लोगों के सामने रखिए। किसी श्राइन में, फरफरा शरीफ में जाकर उनका समर्थन मांगने की क्या जरूरत है? आप भी तो मांग रहे हैं। हाँ, हम सबका समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि हम एक सुनार बांग्ला का तरफ जा रहे हैं। हमारा जब नेताजी सब, हमारा नरेंद्र मोदी जी जब उजाला गैस दिए थे, जब किसान का ये सम्मान दिए थे, तब देखा नहीं कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। ये बात समझने के लिए, समझाने के लिए हम सभी का पास जाना चाहते हैं कि हमारा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ माने क्या है सुमेरा जी? सबको लेके साथ चलना, सबको बताना नरेंद्र मोदी जी का स्कीम क्या है, हम बंगाल के लिए क्या सोच रहे हैं। हम हिंदू या मुसलमान नहीं देखते, हम बंगाल को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम सबके पास जाते हैं। ठीक है, आपका ये कहना है कि आप इसलिए सबके पास जा रहे हैं क्योंकि आप धर्म के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर लड़ना चाह रहे हैं। अर्पिता घोष जी, वो तो कह रही है विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे, आप लोग धर्म के की आड़ ले रहे हैं। जी, संक्षेप में, क्योंकि भारती घोष जी ने जो पहले ही बोले हैं, इसको सुन के अब मुझे लगता है जो बैठे हैं सभी हंस रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा है ये पूरे देश में चर्चे पे है। आपकी ये किस मुद्दे पे लड़ते हैं और क्या इनकी बात है। और अगर ये बता रहे हैं कि जब हम उजाला गैस देते हैं तो हम सभी को देते हैं, हिंदू को देते हैं, मुस्लिम को देते हैं, क्रिश्चियन को देते हैं, बुद्धिस्ट को। तो हम बताएं भारती घोष जी, आपको भी पता है कि कन्याश्री जब देते हैं, रूपश्री जब देते हैं, स्वास्थ्य साथी जब देते हैं, सबूत साथी जब देते हैं, तब सभी को मिलता है, किसी को चुन के नहीं मिलता है। तो मुद्दे का अगर बात आएगा, डेवलपमेंट की बात आएंगे, विकास की बात आएंगे, तो ममता बनर्जी आगे रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे साथ लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? राजनीतिक बोलने का मौका दीजिए। और मैम, आपने रखी अपनी पॉइंट कि आप भी विकास सबके लिए समान कर रहे हैं। ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। अर्पिता चैटर्जी हमारे साथ बनी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे जानते हैं कि दरअसल कितना अहम है एम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर पश्चिम बंगाल के लिए, और ममता बनर्जी के लिए क्या वाकई बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगे अब्बास सिद्दीकी अगर वो अपनी अलग पार्टी बनाते हैं या ओवैसी के साथ जाते हैं? देखिए, मुझे जो लगता है, ये जो सब बोल रहे हैं कि मीम आने से टीएमसी को कोई फर्क नहीं होगा या फिर बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो वोट होता है उसका पहला मुद्दा यही होना चाहिए कि वोटर्स का साइकोलॉजी क्या है, और वोटर्स वोट देंगे
उन्हीं को जिनसे उनको उनका जो उम्मीद है वो पूरा किया गया है। जो पॉलिटिकल पार्टी उनके उम्मीदों को एक खरा उतरा है, उनको ही वोट मिलता है। तो अगर आप देखोगे टीएमसी लास्ट 10 इयर्स में बंगाल में ऐसा कुछ नहीं किया है। कोई एसएससी नहीं है, कोई जॉब नहीं है एंड इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसके वजह से अगर ये MIM मीन्स आते भी है बंगाल में, तो क्या होगा अगर उन लोगों को साथ टीएमसी का पैक्ट अप होता है तो वो टीएमसी के लिए और भी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी बंगाल का पीपल जो है वो लोग टीएमसी के अगेंस्ट चले गए हैं। तो उसके लिए अगर MIM भी टीएमसी के साथ जाते हैं तो MIM को भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, ऊपर से नुकसान ही होगा। क्योंकि बीजेपी के लिए तो MIM, अगर आप ये बिहार इलेक्शन को भी देखोगे तो कुछ ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो वोट काटर थे। ये जो बात है मींस वोट काटर MIM को बोला जा रहा है, ये टैग भी रॉन्ग है। क्योंकि जो 5 सीट MIM एनडीए के खिलाफ उधर बिहार के जीते थे, तो वो सब सीट के लिए जो अगर आप देखोगे ना, वो एनडीए का जो विक्ट्री मार्जिन एंड जो वोट्स पोल्ड बाय MIM, अगर आप वो देखोगे, वो डेटा आप देखोगे तो आपको सीधा सीधा नजर आ जाएगा। ठीक है, आपके मुताबिक वोट काटर एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी के खिलाफ और उसका नुकसान उन सबको होगा जो उनके साथ जाएंगे। अगर अब्बास सिद्दीकी जाते हैं आपके मुताबिक या AIMM जाती तो उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि एक तरह का माहौल ममता बनर्जी के खिलाफ है। अर्पिता घोष जी, एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ है, इसलिए जो उनके साथ जाएगा उसको नुकसान होगा ममता बनर्जी के सामने। और अब ये चुनौती भी बोलने वाली बात है। अभी बोल रहे थे इन्होंने कि टीएमसी ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई नौकरी नहीं है। मुझे याद आ रहा था तब 14 साल लोकसभा निर्वाचन इलेक्शन के पहले बोला गया था कि साल में 2 करोड़ नौकरी होगा। केंद्रीय सरकार मोदी जी ने बोले थे, आज तक वो नहीं हुआ है। ये सब बातें बोलने के लिए है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, फिर से ममता बनर्जी आएंगे। और ये जो MIM की बात बोल रहे थे, हम एक चीज बता दें, बिहार में आप देखे हैं कि MIM के चलते बीजेपी को फायदा हुई है। तो यहाँ पे वो वोट काटने का एक जरिया रखे हैं, पर हमारे विश्वास है कि बंगाल में ये नहीं चलेगा। एंटी इनकम्बेंसी नहीं आपके खिलाफ। अतुल अंजान जी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है ममता बनर्जी के खिलाफ, ये कह रही है अर्पिता जी। देखिए, हम गली मोहल्ले की पार्टी नहीं है कि किसी एक राज्य की पार्टी हो। ये मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो अभी लेफ्ट पर बड़ा दांव लगा रहे थे। गली मोहल्ले की पार्टी नहीं है। और आप भी लड़ने गई थी त्रिपुरा में, तो किसका वोट काटने गई थी आप भी चुनाव लड़ने गई थी बिहार में, आप भी चुनाव लड़ने गई थी दिल्ली में, किसका वोट काटने गई थी? तो ये सब मत बताइए, समझाइए नहीं। और टीएमसी और ये सब है। और जहां तक हमारे दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, अरे ये सब हो चुका है आसाम के अंदर। ऑल असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बना करके किसको जिताया था? तमाम वहां भी नारा था कि आदिवासियों और पिछड़ों और तमाम दलितों को और क्रिश्चियंस को और किसको किसको जोड़ेंगे। और जोड़ा करके आपने AIUDF बना करके वहां पहली बार बीजेपी की सरकार बना दी एक साहब ने। हमको सब मालूम है और देश को मालूम है, ये मत समझाइए। धर्म की बुनियाद पर जो चुनाव लड़ते हैं और विकास, अरे सही समय पर अगर शादी हो गई होती तो आज विकास की शादी हो गई होती। विकास की बात मत कीजिए। विकास कहां है यह सबको मालूम है, विकास कहां छुपा हुआ है। और बहुत बातें करते हैं कि हमारा 2 करोड़ का, आपने 2 करोड़ की बात किया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर पहले दस्तखत मैं करूंगा अगर प्रधानमंत्री बन गया। क्या हुआ स्वामीनाथन कमीशन का? कूड़े के ढेर में डाल दिया। आज किसान पड़ा हुआ है, गोली मार रहे हो उसको, ठंडक में गोली मार रहे हो। तो आप इस तरह की बातें न करो। और जहां तक मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम नौजवानों से, मैं रुकिए 1 मिनट, मैं नौजवानों से बंगाल के कहना चाहता हूं, मुस्लिम नौजवानों से और तमाम दूसरे धर्म के विश्वास करने वाले लोगों से, कृपया लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाइए। ये लोग वो लोग हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते हैं, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी मुस्लिम लीग के साथ उप मुख्यमंत्री बनकर बंगाल में इन्होंने सरकार बनाई थी, ये भूल जाते हैं। इसलिए क्या तबाही हुई थी बंगाल की, ये सब जानते हैं। इसलिए लोकतंत्र में विश्वास करो,
ये जाति विरोध धर्म का नाम ठीक है। लेकर जो ये लेकिन महाजोट जो बना आपने- रहे हैं या जोट बना रहे हैं, जी। ये आपके बाल का नोच, आपके बाल को नोच डालेंगे। इसलिए ठीक है। लोकतंत्र पे अतुल विश्वास अंजान जी, करो, यही सवाल जिसको लेकर इच्छा अजमल हो खान उसको साहब वोट के पास करो। में जाते हैं। और बस इतनी बात कहना। जो आपने एक अहम बात रखी है उस पर प्रवक्ता हैं AIMM के हमारे साथ मौजूद हैं अजमल खान साहब। अजमल खान साहब, असम का उदाहरण दे दिया अतुल अंजान जी ने, क्या यही होने वाला है पश्चिम बंगाल में भी? और इसी वजह से वहां पहुंची है AIMIM का तो उतना वहां जनाधार नहीं है, इस वजह से आपको अब्बास सिद्दीकी की जरूरत है। और ये गठजोड़ किसको फायदा पहुंचाएगा? देखिए, क्या असम में MIM पहुंची थी? पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जब अभी 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए बंगाल में, तो क्या वहाँ MIM पहुंची थी? क्या सिर्फ इसलिए सारे इल्ज़ाम मढ़ दिए जाते हैं कि एक मुस्लिम लीडर है, इसलिए सारी बातें कह दी जाती हैं कि धर्म की बात हो रही है या अल्पसंख्यकों के वोट की बात हो रही है? 12% वोट पाने वाली बीजेपी 2019 में 39% वोट पा गई। वो कौन से अल्पसंख्यक थे? हिंदुओं का वोट बैंक कहाँ गया? बात हो रही कि धर्म की राजनीति नहीं होती। दो पार्टियों वाली, मुंह छिपाने वाली पार्टी बीजेपी 303 तक सीट पर पहुंची, किस इशू के नाते? कहाँ थे सारे कम्युनिस्ट लोग जब वो हंगामा चल रहा था बाबरी मस्जिद का? धर्म के नाम पर जो पार्टी दो सीट से 303 सीट पर पहुंची है, और ऐसे तमाम कम्युनिस्ट और सेकुलरिस्ट लोग जिनको ये आज दिक्कत है कि मुसलमान, जिसको सच्चर कमेटी ने लिखा कि ये लोग दलितों से बदतर हो गए, उनकी बात करने के लिए एक आदमी खड़ा होता है तो ये इल्जाम लगाते हैं। अतुल अंजान जी जवाब दे रहे हैं। अतुल अंजान जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह की ये बात सुनिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। चिल्लाइए मत, बात पूरी सुनिए। पाकिस्तान के बंटवारे के समर्थक पार्टी। अरे आपके कहने से निजाम हैदराबाद की पार्टी नहीं हो जाएगी। आपके कहने से नहीं, अंग्रेजों के चाटकारों की पार्टी सत्ता में आ गई, आप कुछ नहीं कर पाए। 25 साल तक आप बंगाल में थे, कांग्रेस से निकल के ममता ने आपको पछाड़ दिया, आप वहां कुछ नहीं कर पाए। लगातार आप बंगाल में हार रहे हैं। चिल्लाइए मत, चिल्लाने से नहीं होगा। एक कोने में कहीं आप सरकार बना लेंगे, उससे हिंदुस्तान का भविष्य तय नहीं होगा। अगर मुसलमान अगर अपनी बात करेगा तो उससे सारे लोगों को परहेज होती है। केवल यही दिक्कत है, सारी दिक्कत ये है कि एक मुसलमान चुप रहे, बोले ना। अगर मुसलमान ने बोल दिया तो कटुआ हो गया, धर्म की बात हो गई, मौलाना की बात हो गई। यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, वो नहीं धर्मगुरु है। अजीब बात करते हैं। एक तरफ से सारे लोग इसी तरह के हैं, अगर हम अपनी बात कहें तो गड़बड़ है, दूसरे लोग हमारी बात लेकिन करें। अजमल खान साहब, हकीकत क्या है? अजमल खान साहब देखिए, आप बात करते हैं, आप हर जगह जाते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, आपको ये अधिकार है। ये देश में हर धर्म के लोगों को अधिकार है, वो अपनी पार्टी बना सकते हैं, या धर्म के आधार पर भी आप अपनी पार्टी चला सकते हैं। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप कितनी सीटें जीत सकते हैं अपने दम पर पश्चिम बंगाल में, और जो सीटें आप इलेक्शन पश्चिम बंगाल में जो सीटें आप जीतने वाले हैं, सर देखिए, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हाँ बताइए, कितनी सीटें आप जीत सकते हैं? ये इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा। लेकिन हम पहली बार वहां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ना, हम कितनी सीटें जीतेंगे ये जो है इलेक्शन बताया जाए, इलेक्शन का रिजल्ट बताया जाए। लेकिन अजमल खान साहब, आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो ध्रुवीकरण करते हैं, वो कम्युनल राजनीति करते हैं, और आप खुद जो राजनीति करेंगे वो क्या है? पूरा कर दिया है। अब्बास सिद्दीकी, मुबारकबाद है जी। अब आप जाइएगा, अरे इनको चुप कराइएगा तो आपकी सवाल समझ में आएगा ना। आसाम में बनाया। अतुल अंजान जी जवाब सुन लेते हैं, आप रजाकार हैं। अजमल खान साहब वो कह रहे हैं कि आपने अपना काम पूरा कर दिया। अरे आप क्या हैं, अपना देखिए, सिमटते चले जा रहे हैं। जो मौलाना अरे भाई सवाल सुनने देंगे आप। अतुल अंजान जी, लेकिन आज की हकीकत क्या है पश्चिम बंगाल की? के साथ थे अतुल अंजान जी, लेकिन वो जो आरोप आप पर लगा रहे हैं उसका जवाब तो दीजिए। अजमल खान साहब कह रहे हैं कि आप सिमट गए हैं पश्चिम बंगाल में, जो आपकी कर्म भूमि थी वहां पर आप सिमट कर कहां पहुंच गए? रजाकार हैं, ये रजाकार है। जितनी देर चुप रहता हूं उतनी चुप। आप बता रहे हम कहां थे, आप कहां थे? आपके लोग ही इस देश के अंदर आरएसएस बीजेपी को बढ़ाते हैं। आप ही ना दिल बिहार के अंदर चुनाव करवा करके 1925 में पैदा हुई और पूरा धर्म के नाम पे राजनीति की सीखे, चिल्लाने से क्यों नहीं होगा? 25 साल हुकूमत थी, कुछ नहीं बचा बंगाल में। चलिए हम आगे बाकी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। भारती घोष, यही सब तरह का इंडिकेशन लगा के आप बीजेपी को मजबूत करते हैं। आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, बाकी मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूँ। भारती घोष, आप सुन रही हैं, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की, आप सुन रही हैं अजमल खान भी, अतुल अंजान भी, सब आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग किस तरह की राजनीति करते हैं, आप लोग धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। हम तो
तो सुन रहे हैं, लेकिन हम ये भी सुन रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हवा जो बह रही है बंगाल में, हम तो आज बैठे हैं बंगाल की बात करने के लिए। बंगाल में ये एंटी इनकम्बेंसी अपने दल का अंदर में फ्लो कर रहा है। टीएमसी का दल को देखिए ना, एंटी इनकम्बेंसी दल का अंदर फ्लो कर रहा है, एक एक करके दल से निकल के जा रहा है। मंत्री बोलो, विधायक बोलो, ब्लॉक प्रेसिडेंट बोलो, जा रहा है। तो पार्टी नहीं रहा, एक पार्टी नहीं रहा तो कौन सा पार्टी के साथ ऑल इंडिया मीम जुड़ेंगे? कौन सा पार्टी के साथ अब्बास सिद्दीकी जुड़ने का बात कर रहा है? पार्टी रहेगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जनवरी का एंड में ये पार्टी रहेगा, ये टीएमसी पार्टी रहेगा? हम आपको यहाँ बैठ के बोल रहा है कि इतना दुर्नीति, इतना संतरास और इतना धर्म के ऊपर, आधार के ऊपर पे ये लोग राजनीति किया कि पार्टी का अंदर से आवाज उठा और पार्टी एक एक करके बिखर जा रहा है। और जनवरी के एंड में ये पार्टी नहीं रहेगा तो इसका हाथ कौन पकड़ेगा? और अर्पिता घोष जी में कौन खुलेगा ये बताइए। अर्पिता घोष जी, पार्टी शायद में एंटी इनकम्बेंसी है, आपकी पार्टी के भीतर एंटी इनकम्बेंसी है। एक छोटा सा मुद्दे में पहले बोल देता हूँ, भारती जी को शायद आरएसएस की जो विचार है, विचारधारा के ऊपर किताब है, वो अगर वो पढ़ ले तो बेहतर रहेगी। उनको भी बोलने को बेहतर रहेगी क्या उनके विचारधारा है और कैसे उनको चलाना है। एक दूसरी बात है, जनवरी तक हमारी पार्टी रहेगी कि नहीं, बीजेपी को इतना चिंता क्यों है? आप देखते चलिए ना, आगे बंगाल के लोग किसको वोट देते हैं ये देखते चलिए। इतना उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है, आप देखते जाइए। हमारे पार्टी के लिए आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? ये जिंदगी है जहाँ आना जाना लगा रहता है भाई, यहाँ जिंदगी है तो ये आना जाना लगा रहेगा। पर एंटी इनकम्बेंसी है या ममता बनर्जी थर्ड टाइम आएगा, आप ही देख लेंगे। हमारे पार्टी के लिए इतना चिंता मत कीजिए, आगे चल के बेहतर होगी कि आप आरएसएस की विचारधारा की लेकिन अर्पिता जी थोड़ा पढ़ ले। लेकिन अर्पिता जी होगी ये जो एम फैक्टर है, जो मुस्लिम वोट फैक्टर है, ये चिंता का विषय है या नहीं? क्योंकि ये समर्थन आपको मिलता रहा है। अब अगर वो समर्थन बटेगा, अगर जो आप भी, अब अर्पिता जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने कहा कि वोट कटवा साबित होंगे, वोट काटेंगे। अगर वोट काटेंगे तो नुकसान किसे पहुंचाएंगे? आपने खुद कहा के लोग ये विचारधारा पे जी आपने खुद ये कहा कि ओवैसी या अब्बास सिद्दीकी सिर्फ वोट काटेंगे। अगर वो वोट काटेंगे तो वो नुकसान किसको पहुंचाएंगे? वो वोट तो आपको मिलता रहा है, तो आप ही का वोट कटेगा ना। बिहार में हमने देखे हैं वो वोट काटेंगे और काटे हैं। एमआईएम की यहाँ पे बंगाल में अभी तक एमआईएम, मतलब ये पहली दफा एमआईएम इलेक्शन में आएगी। यहाँ अभी इनका कोई हिसाब भी नहीं है। जो इलेक्शन जब होता है एक कैलकुलेशन भी रहते हैं कि कैसे कहाँ पे कितना वोट हो सकता है, वो जो कैलकुलेशन है एमआईएम के लिए नहीं है। एक दूसरी बात है, हम पहले से बता रहे हैं आपको, बंगाल में इस राजनीति, जो सांप्रदायिक राजनीति किसी भी दल की, उनके ऊपर वोट नहीं होगी। बंगाल में आप देख लीजिएगा, बंगाल के लोग विकास पे वोट करेंगे, ममता बनर्जी को वोट करेंगे। इस मुद्दे पे बंगाल में आज तक वोट नहीं हुई है, आगे चल के भी नहीं होगी। ये बंगाल के लोग, हम लोग बता रहे हैं, इस मुद्दे पे वोट नहीं होगी कि ये किसी भी कौम के ऊपर वोट नहीं होगी, किसी की जाति के ऊपर। अर्पिता जी लेकिन ये आरोप तो टीएमसी पर ही लगता रहा है कि वो वोट मांगते रहे हैं मुसलमानों का वोट लेने के लिए, उनके लिए वो आगे बढ़कर इस तरह के कदम उठाते रहे हैं। तो सबका मांगे हैं। आप मुझे बताइए एक बात कि आप जब वोट मांगने जाते हैं क्या चुन चुन के वोट मांगते हैं? बीजेपी जब वोट मांगने जाते हैं चुन चुन के मांगते हैं, या हम लोग चुन चुन के मांगेंगे कि आप मुस्लिम आपको वोट दीजिए? ऐसा नहीं है। वोट जब मांगते हैं हम सभी से मांगते हैं। विकास जब होता है सभी को होता है, तब वोट जब विकास जब सभी को होता है तो वोट तो सभी से मांगेंगे। जब जाएंगे नहीं, वोट आप सबसे मांगेंगे, लेकिन वोट आप सबसे मांगेंगे, लेकिन आपकी सरकार में ऐसे तमाम कदम उठाए गए जिन पर सवाल उठाए गए, ऐसे तमाम कदम उठाए गए जिन पर सवाल उठाए गए कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। चाहे वो इमामों को तनख्वाह देने से मामला शुरू हो, या वो दुर्गा पूजा विसर्जन की तारीख बदलने या समय बदलने का सवाल हो, उन तमाम सवालों पर आप पर सवाल उठाया गया। भारती घोष जी उठा रही है सवाल, बीजेपी उठा रही है सवाल। उठाएंगे ही, वो बीजेपी में है, ये विपक्ष सवाल उठा रहा है लगातार। आने देंगे। बंगाल के लोग क्या बोल रहे हैं ये सुनिए। भारती घोष जी बीजेपी के लिए आए हैं तो बीजेपी के लिए बोलेंगे नहीं, टीएमसी के लिए बोलेंगे?
कमाल है। तो वो तो बीजेपी के लिए ही बोलेगा, ये बीजेपी बोल रहा है, ऑपोजिशन बोल रहा है, बंगाल से वोट होगा, विकास पर बंगाल से वोट होगा। अर्पिता चैटर्जी, आपने सुना अर्पिता घोष जी का कहना कि ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि उन्होंने कोई तुष्टीकरण किया है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, उन्होंने वोट सबका मांगा है लेकिन किसी एक के लिए काम नहीं किया है, सबके लिए काम किया। देखिए ये तो अभी साबित हो चुका, क्योंकि वो लोग पुष्टिकरण बंगाल में हो रहा है, क्योंकि ये टीएमसी हमेशा से बोलते आ रहा है कि 27% या जो वोट जो है माइनॉरिटी वोट जो है ये उन लोगों का एक सिक्योर वोट बैंक है। तो ये पुष्टिकरण की राजनीति है। और मैं और एक बात आप मीन्स पूछना चाहती हूँ, ये जो मीम है इनका फुल फॉर्म क्या है? पहले ये लोग जब सेक्युलर बोलते हैं, आप पहले मुसलमान या मुस्लिम जो भी शब्द है आपके MIM में पहले वो हटाओ। और टीएमसी के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये लोग बीजेपी ने कभी नहीं बोला कि बीजेपी एक सेक्युलर पार्टी नहीं है और एक धार्मिक पार्टी है, लेकिन हमारे पार्टी सेक्युलर है। अर्पिता घोष जी, सिक्योर वोट बैंक आपका था 27%, जिसमें मुसलमान वोट बैंक था, वो सिक्योर वोट बैंक अब सिक्योर नहीं रहा, इसकी बात कर रही हैं अर्पिता चैटर्जी। ये कोट अनकोट सिक्योर वोट किसी वोट बैंक के ऊपर नहीं, वोट बैंक बोल के कुछ होता नहीं, आदमी वोट देते हैं। अच्छा, बीजेपी भी नहीं बोल सकते हैं कि हिंदू वोट बैंक है हमारा सिक्योर बैंक, ये नहीं हो सकता है। लोगों को वोट देने दीजिए, लोगों को अपनी बातें बोलने दीजिए। आप लोग ऐसे लोगों को बोलिए मत कि ये इनको वोट देंगे। अजमल खान साहब, लेकिन ये जो 27% सिक्योर वोट बैंक था, इस पर अतुल अंजान जी की मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन पहले अजमल खान साहब, अगर अब्बास सिद्दीकी, क्योंकि उनके एक पाले में आपने गेट डाल दिया असदुद्दीन ओवैसी ने कि वो जो फैसला करेंगे वो स्वीकार्य होगा, वो ममता बनर्जी के भी साथ जाने का अगर फैसला कर लें तो वो भी स्वीकार्य होगा असदुद्दीन ओवैसी को? बिल्कुल स्वीकार होगा। खुली बात कही है उन्होंने कि भाई हमने इनके ऊपर छोड़ा है, ये जैसा चाहेंगे उस तरह की बात करेंगे, और ये भी शुरुआती बातचीत है, जो कुछ भी अब्बास सिद्दीकी साहब डिसाइड करेंगे वो उस पर जाएंगे। हम पहली बार वहाँ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इतनी परेशानी की क्या बात है भाई? हमें इलेक्शन लड़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, रजिस्टर्ड पार्टी है। राजनीतिक तौर पर ही सुनिए, राजनीति में मॉरल्स का कोई स्थान है या नहीं है? ओवैसी साहब ने आप तो उनके खिलाफ सारा मुद्दा उठाते रहे कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर उन्हीं के साथ जा सकते हैं गठबंधन करने के लिए, कैसे? अरे भाई, राजनीतिक तौर पर हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। बीजेपी से हमारे लीडर का सवाल है, ओवैसी साहब ने एक बात साफ कही है ना कि हम जो है अभी जो आज की जो सूरत हाल है उसमें तो ये है कि हम से भी गठबंधन कर सकते हैं क्या? अब्बास सिद्दीकी साहब पर छोड़ते हैं। बीजेपी से भी गठबंधन कर सकते हैं? जी अभी नहीं कर सकते, नहीं, बीजेपी से गठबंधन नहीं कर सकते। क्यों? ये हमारा राजनीतिक फैसला है, हम बीजेपी से गठबंधन नहीं कर सकते भाई। नहीं तो आप कोई राजनीतिक पार्टी हैं तो आप बताएंगे ना अपने वोटर्स को कि क्यों नहीं कर सकते? आप बीजेपी से क्यों नहीं कर सकते और टीएमसी से क्यों कर सकते हैं? हमने एक बार, हमारे प्रेसिडेंट ने एक बात कही ना साफ, कि ये फैसला हम अब्बास सिद्दीकी साहब पर छोड़ते हैं। ये वो किससे बात करेंगे? अभी यूपी में आए थे, इसका जवाब शायद नहीं राजभर साहब से बात हुई कि राजभर साहब के लिए अगर आपके दरवाजे सब राजनीतिक दलों के लिए खुले हैं तो बीजेपी के लिए क्यों नहीं खुले हैं? किस आधार पर? कोई आधार होगा ना जिस आधार पर आप कहेंगे कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए नहीं खुले हैं, उनसे हम बात नहीं करेंगे। अरे भाई ये देखिए, अगर आप आधार जानना चाहती तो हमने एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखा है जो हमारे भारत के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े झूठे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए। किसी तरह का कोई काम नहीं किया। पूरे आरएसएस के सुनते जाइए, टीएमसी पर भी आप आरोप लगा रहे थे, लेकिन उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं आप? वो लोग जो भगत सिंह, बात सुनिए ना, चलिए अभी आपसे आगे भी नकारने वाले लोग जो लोग ये कहते रहे हो, ठीक है, चलिए अभी आपसे आगे भी बात होती रहेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो अभी बहुत कुछ होना है। सर समय खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा। चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा अब बढ़ना शुरू हुआ है और अभी और बढ़ेगा। अभी बहुत से घटनाक्रम होंगे, अभी बहुत सी करवटें होंगी पश्चिम बंगाल की राजनीति में, और हर करवट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज रात 9 बजे देखना ना भूलें बहुत बड़ा खुलासा, ऑपरेशन मदरसा।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।